आज हम देखेंगे एम्परर हर्षा का टॉपिक। एम्परर हर्षा का पीरियड एंशिएंट इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फेज था। लगभग 606 ईडी से 647 एडी तक हर्षा ने इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी लाने की कोशिश की और कल्चर और लर्निंग को सपोर्ट किया और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाया। इस वजह से हर्षा का एरा एक ट्रूली सिग्निफिकेंट एरा बन गया था। ये पीरियड आज से करीब 1400 ईयर्स पहले था, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट आज भी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में क्लियरली फील होता है। अब सबसे पहले देखते हैं हर्षा का बैकग्राउंड और इसके ओरिजिन्स। हर्षा का पीरियड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, जिसे हिस्टोरियंस एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के बीच का ब्रिज कहते हैं। यानी कि हर्षा के टाइम से पहले का पीरियड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है और हर्षा के टाइम के बाद का पीरियड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। ना हर्षा जो नाम है, इसका सिंपल मतलब होता है जॉय या फिर हैप्पीनेस, और हिस्ट्री में इन्हें हर्षवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। हर्षा पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, जिसे वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर्षा का टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 606 एडी से 647 एडी तक माना जाता है। यानी कि उनका जो टोटल रूल था वो 41 ईयर्स का था, और इन 41 ईयर्स में उन्होंने जो कुछ अचीव किया वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हर्षा का रेन पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए ज्यादा जाना जाता है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड को। सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि हर्षा पावर में आए कैसे। इसके लिए हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड को देखना पड़ेगा, यानी कि हर्षा के आने से पहले का पीरियड 6th सेंचुरी एडी तक। गुप्ता पीरियड जो पहले ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर चुका था, ये कंप्लीटली वीक हो चुका था और कई छोटे छोटे एम्पायर्स में टूट गया था। इसके पीछे दो मेन रीजंस थे। एक तो था हुनास के लगातार अटैक्स, और दूसरा रीजन था एम्पायर के अंदर चल रहे इंटरनल प्रॉब्लम्स और रिबेलियंस। नाउ जब कोई बड़ा एम्पायर टूटता है तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है, मतलब एम्पायर की सेंट्रल पावर खत्म हो जाती है और छोटे छोटे लोकल रूलर्स और गवर्नर्स अपने अपने एरियाज में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनी। गुप्तास के बाद पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ गई थी और अलग अलग जगहों पर नए किंगडम्स उभर के सामने आए, जैसे कन्नौज में माऊखरीस, बंगाल में गौडास, थानेसर जो कि आज के हरियाणा में है, वहां पुष्यभूति डायनेस्टी। इसी पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, यहाँ किंग हर्ष का जन्म हुआ। इस डायनेस्टी की शुरुआत पुष्यभूति नाम के रूलर ने की थी, लेकिन इसको रियल स्ट्रेंथ और रिस्पेक्ट हर्षा के पिता प्रभाकर वर्धन ने दी। उन्होंने हुनास को डिफीट किया और थानेसर को एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया। उनके बाद थ्रोन पर उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन बैठे, लेकिन उस टाइम नॉर्थ इंडिया में हर रूलर पावर के लिए फाइट कर रहा था, और इसी दौरान बंगाल के रूलर शशांका और मालवा के रूलर देवगुप्ता ने मिलकर कन्नौज पर अटैक कर दिया। कन्नौज वही जगह थी जहां हर्षा की बहन राजश्री की शादी हुई थी। इस अटैक में राजश्री के हस्बैंड ग्राहवर्मन मारे गए थे और राजश्री को प्रिजन में डाल दिया था। अपनी बहन को बचाने और बदला लेने के लिए राजवर्धन ने मालवा के किंग को हरा दिया था, लेकिन बंगाल के रूलर शशांका ने धोखे से राजवर्धन को मार दिया था। उस वक्त हर्षा सिर्फ 16 ईयर्स के थे। एक ही टाइम पर उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। बड़े भाई राजवर्धन को मार दिया था, बहन जेल में थी और उनके एनिमीज हमला करने के लिए रेडी थे। ऐसी बहुत बड़ी क्राइसिस में 606 ईडी में हर्षा थानेसर के किंग बने, और यहीं से हर्षा की रेन की शुरुआत होती है। अब देखते हैं सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ हर्षा। हिस्ट्री में किसी भी किंग को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमें उस किंग के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। हर्षा के पीरियड को समझने के लिए हमारे पास मेनली दो टाइप्स के सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट नाम बाणभट्टा का आता है। बाणभट्टा एम्परर हर्षा के कोर्ट पोएट थे, यानी राज दरबार के कवि। उन्होंने हर्षा की बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है हर्षचरिता। ये संस्कृत में लिखी गई पहली हिस्टोरिकल बायोग्राफी मानी जाती है। इस बुक से हमें हर्षा की अर्ली लाइफ, उनके मिलिट्री कैंपेन्स और उनके कोर्ट के एटमॉस्फेयर के बारे में काफी डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि बाणभट्टा हर्षा के एम्प्लॉई थे, इसलिए उन्होंने हर्षा की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। इस तरह की ओवर प्रेस को हम कोर्टली एग्जैजरेशंस कहते हैं। इस एग्जैजरेशन में फेलियर्स को इग्नोर कर दिया जाता है और अचीवमेंट्स को बड़ा करके दिखाया जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है चाइनीज ट्रैवलर शुआनजांग, जिसे ह्यूत्सांग भी कहा जाता है। शुआनजांग 7th सेंचुरी में इंडिया आए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कलेक्ट करने और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने अपनी बुक CUT यानी रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में उस टाइम के इंडिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। शुआनजांग ने हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में लिखा है और हर्षा को एक मेहनती और अच्छा किंग बताया है। लेकिन शुआनजांग के अकाउंट में भी थोड़ा बायस है, क्योंकि वो खुद बुद्धिस्ट है और हर्षा बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था, इसलिए उन्होंने हर्षा को ज्यादा पॉजिटिव वे में दिखाया है और नॉन बुद्धिस्ट चीजों को थोड़ा नेगेटिव तरीके से। साथ ही उन्होंने कुछ सुपर नेचुरल चीजों के बारे में भी मेंशन किया है जो हिस्ट्री के हिसाब से रिलायबल नहीं मानी जाती। अब अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। हर्षा के टाइम के दो फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं। एक तो है बंसखेरा कॉपर प्लेट और दूसरा है मधुबन कॉपर प्लेट। बंसखेरा इंस्क्रिप्शन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस पर हर्षा के खुद के सिग्नेचर्स मिलते हैं, जो उनकी लिखने की स्किल और आर्ट के इंटरेस्ट को दिखाते हैं। ये इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं कि हर्षा ने लैंड ग्रांट्स दिए थे, और साथ ही ये इंस्क्रिप्शन उनकी डायनेस्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं।
इसके अलावा आईहोल इंस्क्रिप्शन जो चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II का है और जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था, ये इंस्क्रिप्शन हमें हर्षा की एक मिलिट्री डिफीट के बारे में बता रहे हैं जिसका मेंशन बाणभट्टा ने अपनी बुक में नहीं किया था। इससे हमें ये समझ आता है कि हिस्ट्री को सही तरीके से समझने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। हर सोर्स को दूसरे सोर्सेस के साथ कंपेयर और वेरीफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि सोर्सेस एट टाइम्स बायस्ड होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हर्षा के टाइम के। अब बात करते हैं हर्षा की पॉलिटिकल हिस्ट्री और उनके एम्पायर के एक्सपेंशन की। गद्दी पर बैठते ही हर्षा के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला कन्नौज को स्टेबल बनाना और दूसरा गौड़ा के रूलर शशांक को हराना। हर्षा ने अपनी रेन के दौरान अपनी राजधानी थानेसर से शिफ्ट करके कन्नौज बना ली थी। उस टाइम कन्नौज नॉर्थ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पाटलिपुत्रा हुआ करता था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में था जहां जमीन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी और ट्रेड भी इजीली होता था, इसलिए ये जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा हर्षा ने धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के कई सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में लाना शुरू किया। उन्होंने पंजाब, कन्नौज, गौड़ा, ओडिशा और मिथिला जैसे एरियाज जीते जिन्हें पंच इंडीज भी कहा जाता है। लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से हर्षा का डायरेक्ट कंट्रोल मेनली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और ईस्टर्न राजस्थान के कुछ हिस्सों पर था। हर्षा का सबसे लंबा और टफ कॉन्फ्लिक्ट गौड़ा के रूलर शशांक के साथ रहा। शशांक एक पावरफुल शैवा किंग थे और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बोधी ट्री को नुकसान पहुंचाया था। शशांक को हराने के लिए हर्षा ने कई मिलिट्री कैंपेन चलाए और असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ अलायंस भी बनाया। लेकिन शशांक की डेथ के बाद ही हर्षा बंगाल और ओडिशा के कुछ एरियाज पर कंट्रोल कर पाए थे। नाउ हर्षा की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने साउथ इंडिया की तरफ एक्सपैंड करना शुरू किया। जब उनकी आर्मी नर्मदा रिवर के पास पहुंची तब उनका सामना डेक्कन के सबसे पावरफुल रूलर चालुक्य किंग पुलाकेशिन II से हुआ। इस बैटल में हर्षा को हार का सामना करना पड़ा। ये डिफीट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके बाद हर्षा का एम्पायर नर्मदा रिवर के नॉर्थ तक ही लिमिटेड रह गया था। इस हार के बाद हर्षा ने साउथ इंडिया में और एक्सपैंड करने का प्लान छोड़ दिया था। नाउ एक्सटेंड के साथ साथ हर्षा के एम्पायर का नेचर समझना भी जरूरी है। गुप्ता रूलर्स की तरह हर्षा का एम्पायर भी कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं था। इसमें डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल दोनों का मिक्सचर था। कन्नौज, थानेसर और प्रयाग जैसे कोर एरियाज पर हर्षा का डायरेक्ट रूल था, लेकिन जो एरियाज दूर थे वहां के लोकल किंग्स को हराने के बाद हर्षा उन्हें वापस गद्दी पे बिठा देते थे। बट उन किंग्स को हर्षा को टैक्स देना होता था और अपनी लॉयल्टी दिखानी होती थी, यानी कि एक तरह का इनडायरेक्ट रूल हर्षा का उन किंगडम्स के ऊपर था। इस वजह से हर्षा ने कभी अपने आप को चक्रवर्ती यानी पूरे भारत का रूलर नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ सकल उत्तरपथ नाथ मतलब नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड का टाइटल लिया। इस तरह हर्षा का एम्पायर एक लूज सिस्टम जैसा था जहां कुछ एरियाज हर्षा के डायरेक्ट कंट्रोल में थे और बाकी एरियाज को हर्षा इनडायरेक्टली वहां के लोकल राजास पर इन्फ्लुएंस बना के कंट्रोल करते थे। अब देखते हैं हर्षा के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का ही कंटिन्यूएशन था, लेकिन इस टाइम फ्यूडल सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। नाउ एज फार एज हर्षा के रूलिंग स्टाइल की बात करें तो हर्षा खुद गवर्नेंस में बहुत एक्टिव थे। चाइनीज ट्रैवलर युआनजांग लिखते हैं कि हर्षा एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, वो लगातार अपने पूरे किंगडम में घूमते रहते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते थे और अपने ऑफिसर्स का काम चेक करते थे। और किंगडम को गवर्न करने के लिए हर्षा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद या फिर काउंसिल होती थी जिसमें कई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे। साथ ही अगर हम कुछ मेन आर्मी ऑफिशियल्स को देखें तो इसमें मेनली 3 आते हैं। अवंती जो कि वॉर और पीस देखते थे, सिम्हानादा जो चीफ आर्मी कमांडर थे और स्कंद गुप्ता जो एलिफेंट फोर्स के कमांडर थे। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए पूरे एम्पायर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। यहाँ पूरे एम्पायर को कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था जिन्हें भुक्ति कहते थे। इन प्रोविंसेस को हेड करते थे उपाधिका। नाउ इन भुक्ति या प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था। इन डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे विशाया और इन डिस्ट्रिक्ट्स या विशाया को हेड करते थे विशायापति। इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर कई सारे विलेजेस में डिवाइड किया जाता था और ये विलेजेस हर्षा के किंगडम की सबसे छोटी यूनिट होती थी, यानी कि इन विलेजेस का फर्दर डिवीजन नहीं होता था। इन विलेजेस को ग्राम कहा जाता था और इन्हें हेड करते थे ग्रामिका। नाउ हर्षा के टाइम में एक इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि वैसे तो यूजुअली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कैश में सैलरीज दी जाती थी, लेकिन हर्षा के टाइम पर ऑफिसर्स को कैश की जगह लैंड दिया जाने लगा था। नाउ इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि जब किसी ऑफिसर को जमीन दी जाती थी तो वो उस जमीन का मालिक बन जाता था और धीरे धीरे खुद को इंडिपेंडेंट समझने लगता था। इस लैंड ट्रांसफर के प्रोसेस से ये जो ऑफिशियल्स थे इनके पास बहुत सारी लैंड एक्यूमुलेट हो गई थी और ये ऑफिशियल्स अपने अपने एरियाज में, यानी कि जहां इनके पास लैंड थी वहां ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनते चले गए और इस वजह से हमें एक नई फ्यूडल क्लास यानी कि जमींदारी का राइज देखने को मिला। इन फ्यूडल लॉर्ड्स को समानतास बोलते थे और इन समानतास ने भी अपनी अपनी छोटी छोटी आर्मीज खड़ी कर रखी थी। सो कुछ इस तरह से हर्षा के टाइम हमें फ्यूडल सिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन होता दिखाई दिया। अब जहां तक हर्षा के टाइम के रेवेन्यू सिस्टम की बात है तो इस रेवेन्यू सिस्टम में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता था। किसान अपने टोटल प्रोड्यूस का लगभग 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में देते थे और इस 1/6 टैक्स को भागा कहा जाता था। युआनजांग के अकॉर्डिंग हर्षा के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो टैक्सेस ज्यादा हेवी नहीं थे और लोग काफी डिसेंट कंडीशन में अपनी लाइफ जी रहे थे।
अब जहाँ तक जुडिशियल सिस्टम की बात है तो हर्षा के टाइम में ये जुडिशियल सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट था। मॉडर्न पीरियड में पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा हार्श थी, फिर गुप्ता पीरियड में ये पनिशमेंट थोड़ी सी माइल्ड हो गई थी, लेकिन हर्षा के टाइम फिर से ये पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा टफ हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम इट, लॉ एंड ऑर्डर पर युआनजांग की ऑब्जर्वेशन काफी इंटरेस्टिंग है। गुप्ता पीरियड के टाइम के ट्रैवलर्स फाहेन ने लिखा था कि गुप्ता टाइम पर जो रास्ते होते थे ये रास्ते काफी सेफ थे, लेकिन युआनजांग बताते हैं कि उन्हें इंडिया में ट्रैवल करते वक्त कई बार लूटा गया था। इससे हमें यह पता चलता है कि हर्षा के टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा वीक हो चुका था और रोड्स उतनी सेफ नहीं थी जितनी गुप्ता पीरियड में थी। अब देखते हैं हर्षा के टाइम के मिलिट्री सिस्टम को। हर्षा की मिलिट्री सिस्टम ही उनकी पावर का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस थी। उनकी आर्मी ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम पर बेस थी, जिसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। इस सिस्टम में नेवी का रोल लगभग ना के बराबर था। आर्मी के 4 मेन पार्ट्स होते थे, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलिफेंट्स। हर्षा की आर्मी में एलिफेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसा बोला जाता है कि हर्षा की आर्मी के पास हजारों जंगली हाथी थे। और जहां तक कैवलरी की बात है तो कैवलरी के लिए अच्छी क्वालिटी के घोड़े सेंट्रल एशिया और अरेबिया जैसे रीजन से मंगवाए जाते थे, क्योंकि इंडिया में उस लेवल के घोड़े कम मिलते थे। आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हर्षा सिर्फ अपने परमानेंट आर्मी पर ही डिपेंड नहीं करते थे। उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी तो होती ही थी जो कि हमेशा उनके साथ रहती थी, लेकिन साथ ही वो अपने फ्यूडेटरी किंग्स यानी समांतास पर भी काफी डिपेंड करते थे। जब भी वॉर होती थी तो ये समांतास अपनी अपनी आर्मीज के साथ हर्षा की मदद के लिए आते थे। इस सिस्टम का फायदा यह था कि किंग्स को एक बहुत ही बड़ी आर्मी हमेशा मेंटेन करके नहीं रखनी पड़ती थी, और इससे जो एक्सपेंसेस आर्मी मेंटेन करने के थे वो कम होते थे। लेकिन इस सिस्टम का डिसएडवांटेज ये था कि हर्षा को एक तो फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड होना पड़ता था, और साथ ही अगर कोई फ्यूडल लॉर्ड या एक ग्रुप ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स हर्षा के अगेंस्ट हो गए या फिर उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इससे हर्षा की पावर तो वीक होगी ही, लेकिन साथ ही में हर्षा को फ्यूडल लॉर्ड्स के रूप में एक सीरियस चैलेंज भी फेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं हर्षा के टाइम की इकोनॉमी को। इस पीरियड की इकोनॉमी मेनली एग्रेरियन यानी खेती पर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा था और नई जमीन खेती के लिए यूज करी जा रही थी। इस टाइम पर विलेजेस इतने डेवलप हो गए थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स खुद ही पूरी कर लेते थे, और इसलिए उन्हें सिटीज पर या फिर और विलेजेस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। लेकिन इस पीरियड में हमें ट्रेड और कॉमर्स में क्लियरली डिक्लाइन देखने को मिलता था। गुप्ता पीरियड के टाइम जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रोम और साउथ ईस्ट एशिया के साथ होता था वो अब काफी कम हो गया था। इस बात का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमें कॉइन से मिलता है। गुप्ता के टाइम के हमें कई सारे हैवी और प्योर गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं जो कि हमें गुप्ता पीरियड की फ्लरिशिंग ट्रेड और वेल्थ को दिखाते हैं। लेकिन हर्षा के टाइम के कॉइन्स एक तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ट्रेड और ओवरऑल इकोनॉमी में हमें गुप्ता पीरियड से रिलेटिव डिक्लाइन देखने को मिला। नाउ जब ट्रेड कम हो जाता है और पैसा सर्कुलेशन में नहीं होता तो सरकार के लिए ऑफिशियल्स और सोल्जर्स को सैलरी देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर्षा ने सैलरीज की जगह ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को लैंड ग्रांट्स देना शुरू कर दिया था। ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलावा हर्षा ने ब्राह्मण्स, टेम्पल्स और मिनिस्ट्रीज को भी जमीनें दी थी। ये लैंड ग्रांट्स जो कि ब्राह्मण्स को दी जाती थी इन्हें ब्रह्मदेया या अग्रहारा कहा जाता था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि इन जमीनों पर टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी इन जमीन के ओनर्स के पास ही होता था। यानी कि अगर एक ऑफिशियल को 100 एकड़ की जमीन हर्षा के द्वारा मिली है तो ये ऑफिशियल अब इस जमीन का ओनर बन जाता है, और इस एरिया का टैक्स कलेक्शन भी इसी ऑफिसर के अंडर होता है। ना इस पीरियड में ट्रेड का तो हमें डिक्लाइन देखने को मिला ही, लेकिन इसके साथ साथ जो सिटीज ट्रेड पर डिपेंड करती थी ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। जैसे पाटलिपुत्रा जो पहले इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी, ये इस टाइम तक एक छोटा सा टाउन बन के रह गया था, और कन्नौज नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर बन गया था। अब देखते हैं हर्षा के टाइम की सोसाइटी को। हर्षा के टाइम की सोसाइटी को समझने के लिए चाइनीज ट्रैवलर युआनजांग का अकाउंट सबसे रिलायबल माना जाता है। उस समय सोसाइटी का स्ट्रक्चर वर्ना सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम पर बेस्ड था, और ये सिस्टम अब काफी रिजिड यानी कि ज्यादा कठोर हो चुका था। इस टाइम पर ब्राह्मण्स को सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, और संस्कृत एजुकेशन और रिलीजियस रिचुअल्स पर उनका पूरा कंट्रोल होता था। सोसाइटी में 4 मेन वर्नास के अलावा कई सब कास्ट या फिर जातिज भी बन चुकी थी जो लोगों के प्रोफेशंस पर बेस्ड होती थी। इस पीरियड में अनटचेबिलिटी भी क्लियरली प्रैक्टिस करी जाती थी। युआनजांग लिखते हैं कि बुचर्स, फिशरमैन और स्कैवेंजर्स जैसे काम करने वाले लोग शहर के बाहर रहते थे। जब वो शहर के अंदर आते थे तब उन्हें पहले आवाज लगानी पड़ती थी ताकि बाकी लोग उनसे दूर रह सकें। ये क्लियरली दिखाता है कि इस टाइम तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बढ़ चुकी थी। वुमेन के स्टेटस की बात करें तो वुमेन की ओवरऑल कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही थी। रॉयल फैमिली की कुछ वुमेन जैसे हर्षा की बहन राजेश्वरी एजुकेटेड थी और एडमिनिस्ट्रेशन में मेन रोल प्ले करती थी, लेकिन आम औरतों की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। और तो और युआनजांग ने अपने अकाउंट में सती प्रथा का मेंशन भी किया है, जो बताता है कि ये प्रैक्टिस उस टाइम तक एस्टैब्लिश हो चुकी थी। ऑल्सो इस पीरियड में विडो रीमैरिज को डिस्करेज किया जाता था। लेकिन इस टाइम तक पर्दा सिस्टम अभी कॉमन नहीं था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वुमेन की जो पर्सनल फ्रीडम थी वो पहले से कम हो गई थी। नाउ जहां तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन पर हर्षा का फोकस काफी ज्यादा स्ट्रांग था। नालंदा यूनिवर्सिटी इस पीरियड में अपनी पीक पर थी।
हर्षा ने नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए उसे 100 विलेजेस का रेवेन्यू डोनेट किया था ताकि स्टूडेंट्स और मॉन्क्स को खाने पीने और बेसिक नीड्स की टेंशन ना हो। इस पीरियड में एजुकेशन सिर्फ रिलीजियस नहीं थी बल्कि सेक्युलर भी थी। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लॉजिक, ग्रामर और मेडिसिन पढ़ाए जाते थे। इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल कल्चर थ्राइव कर रहा था। अब देखते हैं रिलीजन और कल्चरल लाइफ को। रिलीजन के मामले में हर्षा एक लिबरल और टॉलरेंट रूलर थे। अपनी अर्ली लाइफ में वो एक शैवा यानी लॉर्ड शिवा के भक्त थे, लेकिन धीरे धीरे शायद अपनी बहन राजश्री और बुद्धिस्ट मंक दिवाकर मित्रा के इन्फ्लुएंस में और बाद में चाइनीज ट्रैवलर युआनजांग से मिलने के बाद उनका झुकाव बुद्धिज्म, स्पेशली महायाना बुद्धिज्म की तरफ हो गया था। हालांकि हर्षा ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे रिलीजन्स को इग्नोर नहीं किया था। उन्होंने हिंदुइज्म और जैनिज्म को भी इक्वली सपोर्ट किया था। हर्षा सभी रिलीजन्स को दान देते थे और रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करते थे ना। हर्षा की रेन में 2 बड़ी रिलीजियस असेंबलीज काफी फेमस हुई थी। पहली थी कनौज असेंबली, जो उन्होंने युआनजांग के ऑनर में ऑर्गेनाइज करी थी। इस असेंबली में हजारों बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ब्राह्मण्स और स्कॉलर्स आए थे। यहाँ महायाना बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंस को प्रूव करने के लिए डिबेट्स हुई थी। कहा जाता है कि ये इवेंट इतना ग्रैंड था कि वहां एक गोल्डन बुद्धा स्टैचू भी लगाया गया था। और जो दूसरी रिलीजियस असेंबली थी वो थी प्रयाग असेंबली, जो आज के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुई थी। हर्षा हर 5 साल में यहाँ एक बड़ा मेला लगवाते थे जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इस मौके पर वो अपने पूरे खजाने, गहने, कपड़े सब कुछ दान कर देते थे। ये इवेंट हर्षा की जेनरोसिटी, नॉन अटैचमेंट और रिलीजियस ओपननेस को क्लियरली दिखाता है। इस प्रयाग असेंबली को कुंभ मेला का अर्ली फॉर्म भी माना जाता है। ओवरऑल ये सब बताता है कि उस टाइम इंडिया में रिलीजियस हार्मनी काफी अच्छे से एस्टैब्लिश थी। अब देखते हैं आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग को। हर्षा सिर्फ एक वॉरियर या फिर तलवार चलाने वाले किंग नहीं थे, बल्कि वो लिखने पढ़ने में भी काफी माहिर थे। एंशिएंट इंडिया में बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जो खुद अच्छे राइटर्स भी रहे हों। हर्षा ने संस्कृत में 3 फेमस प्लेस लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। इनमें से रत्नावली और प्रियदर्शिका रोमांटिक स्टोरीज पर बेस्ड है जो रॉयल कोर्ट की लव और लाइफ को दिखाती है, जबकि नागनंदा एक अलग टाइप का प्ले है जो बोधिसत्वा जिमुता वाहना की कहानी बताता है और इसके थ्रू बुद्धिस्ट आइडियाज को एक्सप्लेन किया गया है। इन प्लेस से पता चलता है कि हर्षा की संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर पर अच्छी पकड़ थी। हर्षा का रॉयल कोर्ट स्कॉलर्स और राइटर्स से भरा हुआ था। बाणभट्टा, जिन्होंने हर्षचरिता और कदम्बरी लिखी, ये हर्षा के सबसे फेमस कोर्ट स्कॉलर्स थे। नाउ हर्षा के टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। इस टाइम पर लिटरेचर सिर्फ रॉयल कोर्ट्स तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी लर्निंग सेंटर्स में भी अच्छी तरह से डेवलप हो रही थी। हर्षा के सपोर्ट और एनकरेजमेंट की वजह से संस्कृत लैंग्वेज को नई हाइट्स मिली थी। एजुकेशन और आर्ट हर्षा के लिए सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि स्टेट पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था और यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी मानी जाती है। अब देखते हैं फॉरेन रिलेशंस और कॉन्टैक्ट्स को। फॉरेन पॉलिसी के मामले में हर्षा का विजन काफी ज्यादा ब्रॉड था। उन्होंने उस समय की बड़ी पावर चाइना की तांग डायनेस्टी के साथ फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। फॉर एग्जाम्पल 641 AD में हर्षा ने अपने एक एनवॉय चाइनीज एम्परर ताइसुंग के कोर्ट में भेजा और इसके जवाब में चाइनीज एम्परर ने भी अपने 2 एनवॉयज हर्षा के दरबार में भेजे। इस तरह का एनवॉय एक्सचेंज ये दिखाता है कि हर्षा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस समझते थे। चाइनीज ट्रैवलर युआनजांग का इंडिया में लंबा स्टे और फिर चाइना जाकर इंडिया के बारे में लिखना इंडिया चाइना कल्चरल रिलेशंस का एक गोल्डन फेज माना जाता है। इन डिप्लोमेटिक मिशंस की वजह से ट्रेड और बुद्धिज्म दोनों को काफी फायदा हुआ था। भले ही हर्षा के पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी, लेकिन लैंड रूट्स के थ्रू चाइना और सेंट्रल एशिया के साथ उनके रिलेशंस काफी ज्यादा एक्टिव थे। अब देखते हैं डिक्लाइन और डेथ ऑफ हर्षा को। हर्षा ने लगभग 41 ईयर्स तक राज किया, लेकिन उनका एंड और उनके एम्पायर का एंड एकदम अचानक से हुआ। 647 AD में हर्षा की डेथ हो गई थी और उनके जाते ही नॉर्थ इंडिया में फिर से वही इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई थी जो उनके आने से पहले थी। इस डिक्लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन था एक हेयर का ना होना। हर्षा के बच्चे या तो पहले ही मर चुके थे या फिर उन्हें मार दिया गया था, इसलिए उनके बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बचा जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। दूसरा रीजन था एम्पायर की स्ट्रक्चरल वीकनेस। हर्षा का जो रूल था वो फ्यूडल नेचर का था, जहां वो अपनी पर्सनल पावर और पर्सनालिटी के थ्रू समानतास या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स को कंट्रोल में रखते थे। जैसे ही हर्षा की डेथ हुई, ये समानतास तुरंत अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। हर्षा की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ गया था और इंडिया एक लंबी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के फेज में चला गया था, जो आगे जाके इस्लामिक इन्वेजन्स तक कंटिन्यूड रहा। अब देखते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ हर्षा को। अब नेचुरली ये सवाल आता है कि हिस्ट्री में हर्षा की क्या इंपॉर्टेंस है और यूपीएससी इस टॉपिक पर इतना फोकस क्यों करता है। सबसे पहले हर्षा को नॉर्थ इंडिया का लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर माना जाता है। उनके बाद कोई भी ऐसा एक रूलर पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई नहीं कर पाया था। इस वजह से हर्षा की रेन एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बताई जाती है। साथ ही हर्षा एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के बीच का एक ब्रिज भी है। उनका रूल हमें दिखाता है कि कैसे इंडिया की पॉलिटी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर जैसे मौर्यास और गुप्ता से धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रही थी, जैसा हमें बाद में राजपूत पीरियड में देखने को मिला।
इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए हर्षा का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर और रिलीजन की फील्ड में भी हर्षा का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा था। जब बुद्धिज्म डिक्लाइन पर था तब हर्षा ने उसे रिवाइव किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर बनाने में उनका बहुत ही मेजर रोल था। साथ ही उन्होंने ये भी प्रूव किया कि एक किंग सिर्फ वॉरियर ही नहीं बल्कि स्कॉलर और थिंकर भी हो सकता है। पब्लिक सर्विस और चैरिटी पर बेस्ड उनका किंगशिप मॉडल इंडियन हिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है। हर्षा के टाइम का सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कास्ट सिस्टम का ज्यादा रिजिड होना, ट्रेड का डिक्लाइन और लैंड ग्रांट्स का राइज हमें ये समझने में मदद करता है कि मेडिवल इंडियन सोसाइटी का बेस कैसे तैयार हुआ। साथ ही उनकी रेन ये भी याद दिलाती है कि अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग ना हो तो पॉलिटिकल यूनिटी कितनी जल्दी टूट सकती है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ एम्परर हर्षा। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।